हेलो दोस्तों, वन एंड प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी, आपके कॉलेज प्रिपरेशन की पर्सपेक्टिव से भी। तो इस प्लेलिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा। हम हर एक टॉपिक अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, और जैसे कि हम वन नाइट प्रेप है तो एक रात में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का हम पूरा ट्राई करेंगे। तो अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखोगे तो एक रात में आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उससे पहले देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस चीज़ से बना है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, या सीपीयू हो गया, या मेमोरी रिलेटेड जैसे रैम हो गया। तो ये सब क्या है? आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सीपीयू या रैम, इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो इन हार्डवेयर को रन करने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके घर में प्रिंटर है तो प्रिंटर अपने आप नहीं चलता, आप अपने लैपटॉप या पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर ड्राइवर, जो उस प्रिंटर को चलाता है, आपकी कमांड्स को फॉलो करता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करता है। तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो गेम क्या एक सॉफ्टवेयर है। आप अपने सपोज क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हो, सब हर कोई खेलता है, या पबजी खेल रहे हो, हर कोई खेलता है। तो आप कैसे अपने प्लेयर को कंट्रोल कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वो सब कौन चेक करता है, कौन गाइड करता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहले बात करते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका ड्राइवर्स, जैसे मैंने बात करी, आपके प्रिंटर को रन करने के लिए ड्राइवर चाहिए। या फिर आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, कैसे क्रिएट करते हो? फाइल को सेव करते हो फोल्डर्स में, उस फोल्डर की लोकेशन क्या है, ये सब कौन हैंडल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि उसको कितनी मेमोरी देनी है, अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हो तो हम उसकी मेमोरी रिमूव कर देते हैं। तो ये सब कौन हैंडल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है, हमारे पास मेमोरी है, बट कितनी मेमोरी देनी है, कब देनी है, किसको देनी है, कौन हैंडल करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके एप्लीकेशन को रन करता है, जैसे कि पावर पॉइंट है, या आपका मीडिया प्लेयर है, या आपका वेब ब्राउज़र है। ये एप्लीकेशंस अलग अलग, तो इनके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या आपका गेमिंग है तो गेमिंग भी एक एप्लीकेशन है, तो वो कैसे रन हो रहा है? थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक ये बेसिक आपको कीवर्ड्स बता दिए मैंने। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। ये डेफिनेशन आपने हर जगह देखी होगी। पहले बुकिश डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि जिससे आपको इजीली समझ आए। तो इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, हमारे और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही होता है। इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट वेयर यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंटली। तो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर यूज़र कोई भी प्रोग्राम रन करना हो बहुत आसानी से रन कर पाए। ये आसानी से कैसे रन कर पाते हैं, अभी उस पर हम आएंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स द हार्डवेयर। हार्डवेयर एक तरीके से डेड चीज़ है, वो अपने आप रन नहीं होती, उसको जिंदा कौन करता है, उसमें लाइफ कौन डालता है? सॉफ्टवेयर डालता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऐसे मानो कि आपने एक फ़ाइल क्रिएट करी। अब वो फाइल क्रिएशन आपके एक मेमोरी को यूज़ करेगी। एक आप कोई फाइल क्रिएट करते हो 1 MB 2 MB इस टाइप की फाइल क्रिएट होती है, तो मेमोरी कौन एलोकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप उस फाइल को खोलते हो तो खोल के कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उस फाइल को डिलीट करते हो तो डिलीट कर कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिलीट करने के बाद मेमोरी खाली हो गई तो उस खाली जगह को, मतलब उस मेमोरी को डी एलोकेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब फंक्शनैलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स द हार्डवेयर, और हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये सब काम हमें खुद करने पड़ेंगे। हमें हर एक फाइल जब भी हम क्रिएट करें तो कमांड लिखना पड़ेगा, सीपीयू को समझाना पड़ेगा, सीपीयू के लिए को जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है वो भी हमें करनी पड़ेगी, कितनी मेमोरी देनी है, क्या करना है। उसके लिए हमें जो कमांड्स लिखने होते हैं, जो सीपीयू को समझ आए, सिस्टम को समझ आए, वो हर बार हमें लिखने पड़ेंगे। अगर हम एक फ़ाइल को खोल रहे हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट किया हमने, तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो शेड्यूलिंग होती है वो भी हमें खुद लिखनी पड़ेगी। तो हर बार हम कोई भी काम कर रहे हैं हमें उसके लिए पूरा प्रोसेस खुद करना पड़ेगा। तो उसकी जगह हमने एक इंटरमीडिएट क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक इंटरफेस है ये। तो ये सब काम हमारे लिए वो आसान करता है। तो अगर डायग्राम की बात करें समझने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किस जगह पे है, तो यूज़र, ये हम है, ठीक है। यूज़र इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर से। यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता,
डायरेक्टली इनपुट डिवाइस या CPU या रैम इनसे इंटरेक्ट नहीं करता। हम डायरेक्टली नहीं कहते रैम को भाई मेरे को 2 MB जगह दे, मेरे को एक फाइल सेव करनी, नहीं नहीं, हम ये नहीं करते। हम तो सॉफ्टवेयर से बात करते हैं। हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि देखो भाई मैं एक एप्लीकेशन खोल रहा हूँ, मैं एक गेम खोल रहा हूँ, गेम खोलने के लिए आप मेरे को मेमोरी दो, उसकी शेड्यूलिंग करो, जो करना है वो आप करो, मुझे तो बस गेम खोल के दे दो। तो हम यूज़र एक कमांड देते हैं बस सॉफ्टवेयर को कि आप, अब उस कमांड कैसे भी हो सकता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI के थ्रू भी हो सकता है या कमांड लाइन के थ्रू भी हो सकता है। आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो तो उसमें कमांड लाइन के थ्रू होता है, विंडोज़ में देखोगे तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, GUI भी और कमांड लाइन भी। तो हम तो बस कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, फाइल क्रिएट कर दो। अब फाइल क्रिएट करने के बाद मेमोरी एलोकेशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, पर कौन हैंडल करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र ने एक सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट दे दी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वो यूज़र मोड में आते हैं, मतलब वो यूज़र की सुनते हैं, यूज़र उसको हैंडल कर सकता है कि अब हमें प्रिंट कमांड देना है तो ड्राइवर्स आ जाते हैं, ड्राइवर्स प्रिंटर को जिंदा करते हैं कि भाई एक प्रिंट लेना है, खड़ा हो जा, जिंदा हो जा, एक पेज निकाल दे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो काम करता है। अब गेम लॉन्च किया या कोई प्रेजेंटेशन है या कोई मीडिया प्लेयर है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको जगा देता है। बट ये अब आगे पास ऑन करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हमने बस ये बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस रिक्वायरमेंट के लिए जो जो रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करेगा, फाइल मैनेजमेंट करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट करेगा। तो ये सब काम होता है कर्नल मोड में। कर्नल मोड मतलब सिस्टम मोड। यूज़र मोड, कर्नल मोड डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आगे वाली वीडियोज़ में। अभी बेसिक समझ लो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये सब एलोकेशंस करता है और ये कर्नल मोड है, इसमें यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता। यूज़र जाके नहीं बोल सकता कि मुझे इतनी मेमोरी दो, हम नहीं कर सकते। तो ये सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हार्डवेयर को ये गाइडलाइंस देता है, वहाँ से उतनी रैम फेच करता है, उतना CPU से प्रोसेस शेड्यूलिंग करवाता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम फुलफिल करता है। तो लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ आ गई होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का? ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों आया, किस लिए हमने एक ऐसा इंटरफेस बनाया? तो ऑब्जेक्टिव है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस जैसे कि मैंने आपको बताया, इट मेक्स हार्डवेयर ईजी टू यूज़। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपको ये सब खुद करना पड़ेगा। जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है वो आपको करना पड़ेगा। मेमोरी मैनेज करो, फाइल मैनेज करो, प्रोसेस मैनेज करो, उनकी शेड्यूलिंग करो। अब मेरे को गेम भी खेलना और गाने भी सुनने हैं तो उनकी शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी ना, कौन पहले लॉन्च होगा, कौन बाद में होगा, साइमल्टेनियसली कर चलेंगे, दोनों को मेमोरी देनी है, दोनों को प्रोसेसर एलोकेट करना है। तो ये सब काम मुझे या तो खुद टाइप करना पड़ेगा, फिर आपका मन ही नहीं करेगा, छोड़ भाई कौन गेम खेलेगा, उससे पहले 100 कमांड लिखने पड़ते हैं। तो ये सब काम कन्वीनियंट किसने बनाया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। एफिशिएंट कैसे हुआ? रिसोर्स एलोकेशन, और रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प करता है। अब अगर आप कर रहे होते तो हो सकता है कि कह देते भाई इस फाइल के लिए मुझे 10 GB जगह दे दे, और फाइल है सपोज 2 MB की, तो ज़बरदस्ती आपने इतनी जगह ले ली, तो आपने एफिशिएंट यूज़ ही नहीं किया, या आपने एक प्रोसेसर को 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया, आपको काम कितनी देर का था? 15 मिनट का। तो आप खुद से नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब एफिशिएंटली मैनेज करता है, तो तुरंत एकदम सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू इवॉल्व। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई नई चीज़ डाल रहे हैं, जैसे अपग्रेड्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई अपडेट आने के बाद पुराने वाली चीज़ें काम करना बंद कर जाए। तो कोई भी नई चीज़ आए तो वो पुरानी के ऊपर बिल्ड होनी चाहिए। तो एबिलिटी टू इवॉल्व का मतलब है जो न्यू सिस्टम फंक्शंस है वो आए, डेवलप हो, टेस्ट हो, बट पुराने वाले अच्छे से चलते रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अभी तक समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें करता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ करता है? सबसे पहले है मेमोरी मैनेजमेंट। तो कोई भी प्रोसेस आप स्टार्ट करो, कुछ भी आप करो, तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है। अगर आपने एक फ़ाइल बनाई, कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, कोई एप्लीकेशन खोला, तो उसको हम मेमोरी एलोकेट करते हैं इन द प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? एक एरे होता है बाइट्स का, बाइट्स मेमोरी एलोकेट होती है। तो हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। तो हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, तो उसको हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। मेमोरी एलोकेशन हो गया, वो मेमोरी ब्लॉक रहती है जब तक वो ऐप यूज़ हो रहा है। जब उस ऐप का या उस प्रोसेस का काम खत्म हो गया तो इस मेमोरी को हम डी एलोकेट करते हैं, खाली कर देते हैं, जिससे कि बाकी प्रोसेसेस को हम मेमोरी दे पाए, वरना हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट। सिमिलरली जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, आप कोई पेन ड्राइव लगा रहे हो, SSD कार्ड लगा रहे हो, कुछ भी एक्सटर्नल लगा रहे हो, तो उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ना सिमिलर वे, कि किसको कितना मेमोरी मिलना चाहिए, एलोकेशन हो जाए, डी एलोकेशन हो जाए, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसको हैंडल करना है, कैसे उसकी शेड्यूलिंग करनी है, कौन सा प्रोसेस पहले फॉलो होगा, कौन बाद में होगा, उनकी प्रायोरिटी क्या है, हमें सबको टाइम देना है। अब आपने मल्टीपल ऐप्स खोले हैं तो हर एक को वो केटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने गेम चला रखा और तो आप गाने नहीं सुन सकते, बिल्कुल सुन सकते हो। तो साथ में प्रोसेसिंग होती है, उनकी शेड्यूलिंग होती है, उनकी मैनेजमेंट होता है, एलोकेशन डी एलोकेशन होता है। कौन करता है? ओएस करता है थ्रू प्रोसेसर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। अब आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाया, प्रिंटर लगाया, माउस लगाया, कीबोर्ड लगाया, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? ड्राइवर्स के थ्रू। हमने देखा था प्रिंटर के लिए हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबके लिए ड्राइवर्स होते हैं। और इनका वो ट्रैक कैसे रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम? थ्रू इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। उसके पास सारे ट्रैक रहता है। जैसे आप एक्सटर्नल डिवाइसेस जब खोलते हो सेटिंग्स में, तो आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि आपने माउस लगा रखा है, कीबोर्ड है, ब्लूटूथ से क्या क्या कनेक्टेड है, तो सब कुछ कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, किसी फाइल पे काम कर रहे हो, ये सब कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर एक फाइल का ट्रैक रखता है, उसका मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब आपने कब क्रिएट किया, कब अपडेट किया, और किसने बनाया, उसका नाम क्या है, कितनी मेमोरी एलोकेटेड है, ये सब कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, कौन ट्रैक रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है कि आपने पूरे दिन में कौन कौन से ऐप्स यूज़ करे, उनका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना था, उनका परफॉर्मेंस कैसा था, कितना टाइम लगा, ओएस ने उसमें क्या क्या किया, ये सब ट्रैक कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप अपने सपोज मोबाइल में देखते हो तो आपको दिख जाता है आपने आज इंस्टाग्राम 6 घंटे चलाया, 6 घंटे तक आप स्क्रॉल करते रहे, तो कैसे होता है? वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये सब स्टोर करके रखता है। ये अच्छा काम कहाँ आता है? कभी कभी बिलिंग पर्पस में काम आ जाता है। तो आपको पता होता है आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। तो एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होते हैं, अगर सर्वर्स की बात करें, AWS की बात करें, तो AWS क्या है? पे ऑन यूज़। आप जितना यूज़ कर रहे हो उतने उसके लिए पे करोगे। तो जो भी कंपनीज होती है वो जितने रिसोर्सेज यूज़ करती है उनके लिए पे करती है। तो उन रिसोर्सेज का ट्रैक कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है कि किसने कितना रिसोर्स यूज़ किया, कितनी देर के लिए किया, उसके अकॉर्डिंग वो बिल पे करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अब आपका सिस्टम सिक्योर रहना चाहिए, तो उसमें एंटीवायरस डलता है, वो वायरस के लिए स्कैन करता है, एंटीवायरस इम्प्लीमेंट होता है, कैसे होता है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। उसके अलावा एक्सटर्नल अटैक्स, कोई आपके सिस्टम को हैक करना चाह रहा है, या डॉस अटैक। डॉस अटैक मतलब कि आपके सिस्टम को हैंग करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल IRCTC पे आप टिकट बुक करना चाह रहे हो, तो बहुत सारे यूज़र्स एक साथ आ जाते हैं, तो कभी कभी ऐप क्रैश हो जाता है। तो इन सब अटैक से कौन बचाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? उसको लगता है कि ये यूज़र जानबूझ के बार बार रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है जिससे कि सर्वर ब्लॉक हो जाए, तो आपको वो लॉग आउट कर देता है। वो कहता है आपका सेशन एक्सपायर हो गया। तो ये सब हैंडल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। और अब आप खुद इमेजिन करो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो ये सब चीज़ें हमें मैनुअली हैंडल करनी पड़ती, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस होता। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी लाइफ बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट बनाता है, और एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो आई होप जिस डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर, अब आपको वो डेफिनेशन समझ आ गई हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1950-60s में डेवलप हुआ था। तो इसमें क्या होता था? यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। जैसे आज आप देखो तो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, आप कोई भी फाइल खोलो तो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में आ जाता है। बट इस टाइम क्या होता था? बैच प्रोसेसिंग में यूज़र्स पंच कार्ड्स बनाते थे। उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी जॉब रहता था तो पंच कार्ड्स क्रिएट होते थे, जो कि एक ऑफलाइन प्रोसेस होता था, एक मैनुअल प्रोसेस। पंच कार्ड्स के एक सॉर्ट ऑफ कार्ड्स है, उसके अंदर होल्स पंच्ड होते हैं। अगर होल है, लाइट पास हो रही है, इसका मतलब वो 1 है। अगर लाइट पास नहीं हो रही, ब्लॉक्ड है, इसका मतलब वो 0 है। तो बाइनरी है 1-0, 1-0 ही सिस्टम को समझ आता है, कंप्यूटर को समझ आता है। तो 1-0 असेंबली लैंग्वेज, सिस्टम लैंग्वेज। तो अगर लाइट पास हो रही है तो इसका मतलब 1 है, लाइट पास नहीं हो रही इसका मतलब 0 है। तो ऐसे पंच कार्ड क्रिएट होते थे। अब ये पंच कार्ड सबमिट करता था यूज़र एक ऑपरेटर को। एक ऑपरेटर होता था, वो ऑपरेटर सारे पंच कार्ड्स कलेक्ट करता था और अब उनको बैचेस में डिवाइड करता था। तो हर एक यूज़र ने अपने जॉब्स, अपने पंच कार्ड्स जो है कि ऑपरेटर को सबमिट करे। अब ऑपरेटर देखेगा कि सिमिलर जॉब्स कौन कौन सी है। जैसे अब आपको घर में मम्मी ने बोला कि जाओ दूध, दही, चॉकलेट ये लेके आओ, उसके अलावा आप घर के लिए आटा, दाल, चीनी ये सब लेके आओ। तो दूध दही के लिए आप डेयरी पे जाओगे, और आटा दाल चीनी के लिए कहाँ जाओगे?
उसके लिए अलग दुकान पे जाओगे, ग्रोसरीज वगैरह या जो किराने की शॉप होती है वहाँ पे जाओगे। तो अब आपने बैचेस में डिवाइड किया, आपने कहा दूध दही एक जगह मिलेगा, ये एक बैच हो गया। आपने नेक्स्ट देखा आटा चावल दाल एक अलग बैच है, ये एक अलग शॉप पे मिलेगा। अब आपकी कोई सिस्टर या कोई ब्रदर कहेगी जाओ एक स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी से मेरे लिए पेन पेंसिल इरेजर ये लाओ, तो इसके लिए आप एक अलग बैच बनाओगे कि इसके लिए आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे। तो आप सिमिलर जॉब्स को क्या करते हो, ग्रुप टुगेदर करते हो। ऐसा तो है नहीं कि पहले दूध लेने जाओगे फिर उसके बाद आटा लेने जाओगे फिर दही लेने वापस जाओगे, तो ये तो सेंस नहीं होता। हाँ, पहले के टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले यही होता था कि बैचेस नहीं होते थे तो बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। तो ये भी सीरियल प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो हर एक रूम में अलग सिस्टम रहता था और ऑपरेटर चक्कर काटता रहता था कि चलो अब दूध लेना है, अब दही लेना है, कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। तो बैचेस में आप उसको डिवाइड करते हो। तो सिमिलरली ऑपरेटर क्या करता है, उसको बैचेस में डिवाइड करता है। अब ये बैच डिवाइड होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट किया जाता है। तो इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू में से मेमोरी एलोकेट करता है, प्रोसेसर एलोकेट करता है, शेड्यूलिंग करता है, वो सब जो हमने पढ़ा था। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो बैच वाला काम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या सिमिलर जॉब्स को बैचेस में डिवाइड किया जाता है। अब जैसे जैसे इसमें एवोल्यूशन होती रही तो ये ऑपरेटर हट गया, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करने लगा, क्योंकि ऑपरेटर के लिए बहुत मेहनत का काम था कि सारे कार्ड्स कलेक्ट करो, उनको डिवाइड करो। तो ये मैनुअल प्रोसेस हटा के एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया जो खुद ही बैचेस में डिवाइड करता था और फिर उसके बाद खुद ही उसको एलोकेट करता था, मेमोरी वगैरह शेड्यूलिंग करता था। तो इस केस में फिर धीरे जब एवोल्यूशन आया, इन ओरिजिनली नहीं था, जब एवोल्यूशन आया तब यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्ट इंटरेक्शन होने लगा, बट उससे पहले नहीं होता था। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि एक साथ मल्टीपल जॉब्स हम रन कर सकते हैं जो एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल, अब सपोज C++ के जितने कोड्स हैं वो एक साथ कंपाइल होंगे, फिर जावा के सारे कंपाइल होंगे, फिर उसके बाद आपके पाइथन के सारे होंगे। तो इस टाइप से बैचेस डिवाइड हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम थोड़ा कम वेस्ट होता है, एक साथ जॉब्स रन हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या, पहले के टाइम के हिसाब से देखें तो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था, ऑपरेटर के थ्रू होता था। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि CPU इस केस में बहुत ज़्यादा देर तक आइडल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनुअल प्रोसेस है, ये मैनुअल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, बैच में डिवाइड करना है, फिर हम सबमिट करेंगे। तो जितनी देर ये मैनुअल प्रोसेस चल रहा है उतनी देर CPU आइडल रहता था। तो ये किसका ड्रॉबैक था। बोर्ड थोड़ा क्लमजी लग रहा होगा, कम टाइम में सारे टाइप्स समझ आ जाए इसलिए एक ही बारे में सब लिख दिया था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी इतनी थी। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज़ करते हो अपने लैपटॉप, PC, मोबाइल, हर जगह। टाइम शेयरिंग क्या कहता है कि वो जॉब्स के बीच में स्विच मारेगा एज इन आप मल्टीपल जॉब्स लॉन्च करते हो, गाने भी सुन रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, साथ में अपना कॉलेज का काम भी कर रहे हो, ChatGPT भी चला रहे हो और 2-4 चीज़ें यूट्यूब पे चला रहे हो, मेरी वीडियोज़ भी देख रहे हो। तो मल्टीपल काम एक साथ हो रहे हैं। तो इसको टाइम शेयरिंग कहते हैं कि हर एक प्रोसेस को CPU टाइम देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम देता है। तो इनके बीच में स्विचिंग होती है। इसके ऊपर प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, नेक्स्ट वीडियो, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफ में आप देख लो। तो बहुत शॉर्ट क्वांटम्स में ये स्विचिंग होती है जिससे कि हर एक प्रोसेस को टाइम मिल जाता है। आप मल्टीपल टैब्स खोलते हो, मल्टीपल डेस्कटॉप रहते हैं आपके, अगर आप मैक यूज़ करें, आपको देखा होगा आपने। तो उस केस में क्या होता है कि प्रोसेसर जो है हर एक को टाइम देता है, हर एक प्रोसेस को टाइम देता है। आप कभी यूट्यूब देख रहे हो, कभी आप एकदम गाने पे स्विच हो गए, तो ये सब स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तुरंत हो रहा है, जबकि इसमें हम स्विचिंग करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या टाइम शेयरिंग का, क्यों आया गया कि मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, यूज़र को जो चाहिए वो तुरंत मिल जाए। वो कोई भी ऐप लॉन्च कर रहा है, वो यूट्यूब लॉन्च कर रहा है तो तुरंत मिल जाए, उसके साथ साथ उसने स्पॉटिफाई खोला तो वो भी हो जाए, उसके साथ साथ उसने ChatGPT चलाया तो ChatGPT भी अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता रहता है। उसके अलावा आपका बैकग्राउंड में हो सकता है एक कोड रन हो रहा हो, उसके अलावा आपने कोई वेब ब्राउज़र खोला हो, उसके अलावा आपने मल्टीमीडिया खोला हो। तो ये सब चीज़ें एक साथ हो रही है, सबका रिस्पॉन्स टाइम आपको मिल रहा है। जो भी आप अपनी स्क्रीन पे खोल रहे हो तुरंत आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक्सटेंशन है किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सेम कंसेप्ट है, वो भी मल्टीपल जॉब्स रन करता है, बट उसका टारगेट होता है CPU आइडल नहीं होना चाहिए। उसका टारगेट ये नहीं है कि मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, उसका टारगेट है कि CPU आइडल नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारा ये CPU है, इसमें हमने जॉब शेड्यूल कर दी, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। अब जब तक जॉब 1 कंप्लीट नहीं होता तब तक CPU जॉब 1 पे ही काम करेगा।
उसके बाद वो जॉब 2 पे जाएगा, फिर वो जॉब 3 पे जाएगा। तो मैंने उसको लाइन अप कर दिया। सीरियल प्रोसेसिंग नहीं है पैरेलली, आप साथ में बहुत सारे काम कर सकते हो, बट मेरा टारगेट है कि रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम नहीं होना चाहिए, CPU आइडल नहीं होना चाहिए, मतलब मैं उसको काम दूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कन्फ्यूज हो रहे होंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मल्टी प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आप ऑफलाइन रेलवे स्टेशन गए टिकट लेने, तो एक लंबी लाइन खड़ी है, जब तक आगे वाला नहीं चलेगा तब तक आप नहीं चलोगे, ठीक है। तो इस केस में जो टिकट बुक कर रहा है काउंटर के ऑपोजिट साइड, वो कभी आइडल नहीं बैठेगा, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ काम रहेगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग क्या है, जब आप IRCTC की वेबसाइट के थ्रू टिकट बुक करते हो तो उसमें इतने सारे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, वो एक साथ टिकट बुक कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट है वो टाइम शेयरिंग कर रही है, हर एक यूज़र को प्रोवाइड कर रही है रिसोर्सेज कि तुम भी टिकट बुक कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, हर एक यूज़र कर सकता है। तो एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र का रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम कर देना, वो हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, अलग अलग लोकेशंस पे हमारे सर्वर्स रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन लाइंस। अब एक जॉब को इन प्रोसेसर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि चलो मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च किया, वैसे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो थ्रेडिंग का हो जाएगा, तो उसको छोड़ते हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे आपके सर्वर्स है, AWS के सर्वर्स है, तो आपने देखा अगर आपने यूज़ किया उसको, तो कोई आपका मुंबई में है, कोई कोलकाता में है, कोई US में है, US में भी अलग अलग लोकेशंस में है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको काम चाहिए। तो अब वो कौन सी लोकेशन से आ रहा है आपको उससे मतलब नहीं है, तो आपने कोई भी टास्क खोला तो वो टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस लोकेशन में, जहाँ भी जो भी सबसे पास वाली लोकेशन है वहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं, और आपका जॉब कंप्लीट हो जाता है। तो ये थोड़ा हाई लेवल एग्जांपल था। आसान भाषा में बोले तो नेटफ्लिक्स पे आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो अब वो वेब सीरीज़ कहीं होस्टेड होगी, उनके कोई सर्वर्स होंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको कौन से सर्वर से आ रहा है, वो कम्युनिकेशन लाइन है। अब फॉर एग्जांपल जो मुंबई में सर्वर था वो ख़राब हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नेटफ्लिक्स बंद हो जाएगा, नहीं। नेटफ्लिक्स क्या करेगा, कोई और सर्वर होगा, दिल्ली में सर्वर होगा, कोलकाता में होगा, या अब्रॉड US वगैरह में होगा, वहाँ से सर्वर से वीडियो वेब सीरीज़ फेच करके आपको दिखाएगा, तो बैकअप प्रोवाइड करता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। इसके अलावा रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड करता है। रिसोर्स शेयरिंग मतलब हो सकता है कि जो मुंबई में सर्वर है उसके पास कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है। आसान भाषा में बोलते हैं, एक सपोज एक प्रिंट कमांड देना था, और रिसोर्स एक लोकेशन 1 पे प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या करेगा, दूसरी लोकेशन से बोलेगा कि भाई मैंने सारा काम कर दिया, बस मैं प्रिंट नहीं ले पा रहा, तो मेरे को प्रिंट करके दे दे। वो दूसरा लोकेशन क्या करेगा, उसके पास प्रिंटर था, वो आपको प्रिंट करके प्रोवाइड कर देगा। तो मल्टीपल जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम होस्टेड है, पर आपको एट द एंड ऑफ द डे काम मिल रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एक नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उन्होंने आपस में टास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो ये कहानी है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है, रिसोर्स शेयरिंग देता है, और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, बैकअप्स प्रोवाइड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट लास्ट में आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है और रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही कम रहता है, बहुत ही माइन्यूट, जो कि आपका यूज़ होता है जहाँ पे आपके जो क्रिटिकल टास्क होते हैं उस जगह यूज़ होता है, जैसे कि मिसाइल, या फिर नॉन क्रिटिकल भी जो रियल टाइम बेस्ड है, जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें आपकी आवाज़ आ रही होती है, आप अपनी टीममेट से बात कर पाते हो, या आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, इंस्टा लाइव पे चले गए, तो उसमें केस में क्या आपकी वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है, तो ये सब क्या रियल टाइम, जो भी रियल टाइम में हो रहा है। अब मैं अगर यूट्यूब स्ट्रीम लाइव कर दूंगा तो वो भी कैसे होगा, रियल टाइम में होगा। तो वो कौन मैनेज करता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फिक्स टाइम कॉन्स्टेंट होता है। फिक्स टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ और मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैच करना चाहिए। ये नहीं कि ऑडियो बहुत बाद में आ रहा है तो उससे कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी फुलफिल ही नहीं होगी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी यही है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो बहुत कम होना चाहिए। रियल टाइम में जो मैं कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए। इसमें भी दो चीज़ आती है, एक हार्ड रियल टाइम, एक सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम बोलता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उसके लिए होता है, और इसमें नैनो सेकेंड का डिले भी अलाउड नहीं है।
कहाँ यूज़ होता है? मिसाइल सिस्टम में। अब आपको कोई मिसाइल लॉन्च करनी है, आपने कमांड अभी दिया और वो लॉन्च हो रही है 10 सेकंड बाद, तो तब तक तो आपका टारगेट हिल गया या आप हार गए या जो भी है। वॉर्स में आप मतलब ये चीज़ अफोर्डेबल ही नहीं है। आप जैसे ही बटन दबाओ या जैसे आप उसको चाहते हो गाइड करना चाहते हो, वैसे रियल टाइम में जाए। वो आपने उसको लॉन्च कर दिया, वो एकदम आप चाहते हो राइट मुड़े, और वो जैसे आप बटन प्रेस करो तुरंत नहीं हो रहा, वो थोड़ा डिले के बाद हो रहा है। तो उस केस में नैनो सेकेंड का डिले भी अलाउड नहीं है। वो कौन मैनेज करता है? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आपके सैटेलाइट्स को आप कोई कमांड दे रहे हो, या एयरप्लेन को आप मैनेज कर रहे हो, उस केस में कौन काम आता है? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम क्या होता है? जिसमें थोड़ा सा लैग चल जाएगा, जो कि लेस क्रिटिकल टास्क के लिए होता है। जैसे कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हो गई, गेमिंग हो गई, तो गेमिंग में कभी कभी थोड़ा सा लैग आ जाता है, पर उससे आपकी लाइफ को या कोई ऐसा क्रिटिकल टास्क नहीं है। हाँ ठीक है, आप गेम हार सकते हो, वो चीज़ अलग है। या जैसे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग, इंस्टा लाइव है, कभी कभी ऑडियो लैग आ जाता है या कुछ होता है, तो वो सब सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आए होंगे। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोकेशन क्या है, फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ओएस क्या है, वो देखा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक डाला है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस व्हाट्सएप चैनल में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। जिस भी टॉपिक पे आपको कॉलेज सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी, उन टॉपिक्स पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है फॉर प्लेसमेंट एज वेल एज कॉलेज स्टडीज़। इसको ध्यान से देखिएगा, एक रात में हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू।